हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य शंकर। आई एम फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट। दोस्तों, फाइनल टच की इस खास सीरीज में हम लोग आज हेरिडिटी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग अपने चैनल पे लाइफ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लाइट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कार्बन इट्स कंपाउंड जैसे चैप्टर को हम लोग अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग इस सब चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इन सभी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम समय में ये चैप्टर को कंप्लीट किया गया है, जहाँ से आप पढ़कर अपने कम समय में अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम लोग हेरिडिटी को पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जेनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी कि दोस्तों, जेनेटिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझने से पहले हम लोग पहले हेरिडिटी को समझे, देन उसके बाद हम लोग वेरिएशन को समझेंगे। दोस्तों, हेरिडिटी का मतलब दोस्तों होता है द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि दोस्तों, हेरिडिटी में हम लोग करेक्टर का ट्रांसफर होना समझते हैं। पेरेंट्स से ऑफिस में करेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है, करेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स ऑफिस में किस प्रकार से ट्रांसफर होता है, उसकी स्टडी हम लोग हेरिडिटी में करते हैं। यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन का मतलब दोस्तों डिफरेंस होता है। किस मामले का डिफरेंस? करेक्टर का डिफरेंस। जैसे कोई भी एनिमल अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग का देखेंगे आप लोग, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिखाई देता होगा। जैसे आदमी का ही केस लिया जाए, जो बेटा जो होता है बाप की तरह एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, या बाप बेटे की तरह एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ बाप और बेटे में या बाप और बेटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई देता है। तो उसी डिफरेंस को हम लोग दोस्तों वेरिएशन बोलते हैं। यानी द डिफरेंस इन द करेक्टर बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग के बीच में जो करेक्टर का डिफरेंस होता है, जिसको वजह से वो डिफरेंट दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। पर दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, सभी वेरिएशन आपको दिखाई नहीं दे। हो सकता है कुछ वेरिएशन दिखाई दे और कुछ वेरिएशन दिखाई ना भी दे। ठीक है, पर दोनों तरह का वेरिएशन होता है। अब दोस्तों आइए समझते हैं थोड़ा हम लोग वेरिएशन के प्रकार। तो वेरिएशन दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन, एक को बोलते हैं गैमेटिक वेरिएशन। तो सोमैटिक वेरिएशन का मतलब ये होता है जो हमारे सोमैटिक सेल में जो चेंजिंग होता है। ठीक है, हमारे सोमैटिक सेल में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। और जो हमारे गैमेटिक सेल में यानी जर्मिनल सेल में जो चेंजिंग आता है, जो डिफरेंस आता है, उसको दोस्तों हम लोग गैमेटिक वेरिएशन में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सोमैटिक सेल एंड गैमेटिक सेल को समझिए। गैमेटिक सेल जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है हमारा सेल, उस सेल को बोलते हैं गैमेटिक सेल। जैसे गैमेट हो गया, ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, ये सब गैमेटिक सेल है। जबकि इसको छोड़ दीजिए तो बाकी सभी हमारे बॉडी में जो सेल बचे, वो सभी सेल क्या है? सोमैटिक सेल। यानी हमारे बॉडी सेल में जो भी चेंजिंग आएगा उसको सोमैटिक वेरिएशन में पढ़ेंगे, और हमारे जर्मिनल सेल में जो भी चेंजिंग आएगा यानी स्पर्म और ओवम में जो भी चेंजिंग आएगा, उसको हम लोग दोस्तों गैमेटिक वेरिएशन में पढ़ेंगे। यानी कि सोमैटिक वेरिएशन टेक प्लेस इन द बॉडी सेल, सीधा सी बात है, चूंकि सोमैटिक सेल बॉडी सेल को बोलते हैं। और गैमेटिक वेरिएशन टेक प्लेस इन द गैमेट और रिप्रोडक्टिव सेल, यानी जर्मिनल सेल में जो चेंजिंग आएगा उसको हम लोग गैमेटिक वेरिएशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सोमैटिक वेरिएशन जो होती है ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, इनहेरिटेड नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में हमारी सोमैटिक सेल टेक पार्ट नहीं करती है। जबकि गैमेटिक वेरिएशन इनहेरिटेड होती है, एज वेल ट्रांसमिटेड भी होती है, क्योंकि ये हमारे जर्मिनल सेल में चेंजिंग होता है और हमारे जर्मिनल सेल ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफरेबल होती है। ठीक है दोस्तों, और सोमैटिक वेरिएशन को हम लोग एक्वायर्ड ट्रेट बोलते हैं, जबकि गैमेटिक वेरिएशन को इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक्वायर्ड ट्रेट इसलिए बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन क्योंकि हम अपने जीवन काल में इसको एक्वायर करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। जबकि गैमेटिक वेरिएशन को इनहेरिटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफरेबल होता है। दोस्तों, जैसे एग्जांपल बोरिंग ऑफ द पिना, कटिंग ऑफ द टेल इन डॉग। जैसे बोरिंग ऑफ पिना का मतलब लड़कियां अपने कान के छेदा कर, क्या उनके बच्चे क्या कान में छेदे के साथ पैदा होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे हम डॉग का टेल काटते हैं तो बहुत बार काट दीजिए, कितना भी बार काट दीजिए, डॉग का बच्चा टेल कटा हुआ पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ सोमैटिक वेरिएशन का एग्जांपल है। जबकि गैमेटिक वेरिएशन में जैसे ह्यूमन हाइट, स्किन का कलर, जैसे माँ बाप यदि गोरे होते तो चांसेस है कि बच्चा भी उनका गोरा होगा। यदि माँ बाप लंबे है तो चांसेस उसके बच्चा भी लंबे होंगे। ये सब कुछ गैमेटिक वेरिएशन की एग्जांपल है दोस्तों। अब आइए, ये वेरिएशन जो होता है कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, रिप्रोडक्शन के आधार पर हम लोग देखते हैं। तो जो वेरिएशन एक्चुअली होता है दोस्तों, जब रिप्रोडक्शन के दौरान ये वेरिएशन एक्युमुलेट होती है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपीयर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेदर ऑर्गेनिज्म आर मल्टीप्लाई। तो हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक बार समझे फिर से, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा वेरिएशन होगा, कितना होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कितना होगा, किसमें कम होगा, किसमें ज्यादा होगा।
क्योंकि दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट टेक पार्ट करता है, इसलिए यहाँ पे वेरिएशन होने की चांसेस ऑफ स्प्रिंग में बहुत कम है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स टेक पार्ट करते हैं, एक मदर और एक फादर होते हैं। 2 पेरेंट्स टेक पार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए यहाँ पे वेरिएशन होने की चांसेस ज्यादा है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आर फीवर यानी बहुत कम मात्रा में वेरिएशन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन लार्ज अमाउंट में होता है। यहाँ पे वेरिएशन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में केवल म्यूटेशन के थ्रू, यानी कुछ जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंजिंग आ जाए, सडन चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन होता है मेनली एसेक्सुअल में होता है, जबकि सेक्सुअल वेरिएशन में अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो सकता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से भी वेरिएशन आता है। यानी यहाँ पे बहुत सारा कारण है वेरिएशन आने का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने के चांसेस केवल म्यूटेशन के थ्रू है, कुछ इन्वायरमेंटल कारणों से भी वेरिएशन आ सकता है, यानी वहां पे वेरिएशन होने के चांसेस कम है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का अमाउंट ज्यादा होता है। आप कारण समझे, सेक्सुअल में इसलिए वेरिएशन होने के चांसेस क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स 2 प्रकार के पेरेंट्स टेक पार्ट करते हैं, एक मदर एक फादर होते हैं। दूसरा क्रॉसिंग ओवर जैसी घटना होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, म्यूटेशन भी होने की संभावना है। ये सभी कारण है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन की अमाउंट ज्यादा होता है, डिग्री ऑफ वेरिएशन ज्यादा होता है दोस्तों। अब वेरिएशन का क्या फायदा है हमारे जिंदगी में दोस्तों? वेरिएशन होने का बहुत फायदा है। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है कोरोना वायरस हमारे देश में पैंडेमिक के रूप में आया। क्या कोरोना वायरस से सभी लोग हमारे देश के ग्रसित हुए? चाहे सभी लोग क्या उतना ज्यादा परेशान हुए? कुछ लोग ज्यादा परेशान हुए, कुछ लोग कम परेशान हुए, कुछ लोग कोरोना वायरस से मर भी गए, कुछ लोग को हुआ तो उनको कुछ भी सिम्टम भी नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी जेनेटिक लेवल पे एक दूसरे से कुछ ना कुछ मामले में डिफरेंट है, वेरिएशन है हम सभी ह्यूमन के केस में। तो इसी वेरिएशन का एडवांटेज मिला कि सभी लोग को कोरोना उतना ज्यादा परेशान नहीं किया। यदि सोचो जो लोग कोरोना से मर गए, यदि उन्हीं का जेनेटिक मैपिंग हमारे सभी देशवासियों में यदि होता तो सभी लोग फिर मर जाते। तो ये एक एडवांटेज है हमारे केस में, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के केस में, कि हम लोग गेमेटिक लेवल पे या हम लोग जेनेटिक लेवल पे एक दूसरे से अलग हैं। इसका एडवांटेज हमको यही मिलता है कि कोई भी एक पेंडेमिक हम सभी को मार नहीं सकता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया का ही केस लीजिए, एक कोई बैक्टीरिया होता है कि ज्यादा हीट पे सर्वाइव करता है, कोई बैक्टीरिया होता है कोल्ड लेवल पे सर्वाइव करता है। तो जो ज्यादा हीट में सर्वाइव करता है हीट वेव के केस में ज्यादा सर्वाइव करेगा, जबकि कोल्डर एरिया में मर सकता है। कुछ बैक्टीरिया होता है एसिडिक मीडियम में ज्यादा बेटर सर्वाइव करता है, जबकि कुछ बैक्टीरिया एसिडिक लेवल पर सर्वाइव नहीं करता है। ये सब कुछ वेरिएशन का कुछ एडवांटेज है, ठीक है। और वेरिएशन का दोस्तों मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन इज टू स्पेसिस दैट इज इंक्रीज द चांस ऑफ द सर्वाइवल इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। हमारे वायुमंडल में चेंजिंग होता है, इन्वायरमेंट में चेंजिंग है, उसके प्रति हमें सर्वाइवल की चांसेस बढ़ती है। ये क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम वेरिएशन के वजह से ही ये संभव है दोस्तों, ठीक। अब आइए समझते हैं कुछ दोस्तों हम लोग मेंडल एंड उनके वर्क के बारे में, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं मेंडल इनहेरिटेंस को लेकर सब बहुत ज्यादा वर्क किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उन सभी वर्क और उनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जॉर्ज मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था, जबकि 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे प्लांट ब्रीडिंग और हैबिटेशन पे, बहुत सारे प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके आधार पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये दिए, जबकि हम सभी लोगों को मालूम है कि अपने इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट के आधार पर मेंडल ने 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम के 3 लॉ दिए, जो कि इस चैप्टर के अंत में हम तीनों लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इन इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से, 3 लॉ देने की वजह से मेंडल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक। अब जो मेंडल अपने इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट का सिलेक्शन किए थे वो पाइजम सटाइवम था, जिसको गार्डन भी बोलते हैं। इसको इसलिए किए थे यूज दोस्तों क्योंकि इनमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर अवेलेबल था, जिसको हम आसानी से देख सकते थे, स्टडी कर सकते थे। इसीलिए मेंडल के लिए पाइजम सटाइवम को सेलेक्ट करना एक आसान था, और पाइजम सटाइवम को इसलिए उन्होंने सेलेक्ट किया। आइए दोस्तों अब हम लोग ट्रेट्स को समझते हैं। ट्रेट्स क्या होता है? किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम लोग ट्रेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेट को हम लोग एलील भी बोलते हैं, यानी किसी भी करेक्टर को हम लोग पेयर ऑफ ट्रेट के थ्रू या पेयर ऑफ एलील के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई टाल प्लांट है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, या कोई ड्वार्फ प्लांट है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, ये सब क्या है? इसी को तो ट्रेट बोलते हैं दोस्तों। यानी किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको हम लोग पेयर ऑफ ट्रेट से दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रेट को दोस्तों अलील भी करते हैं, यानी पेयर ऑफ अलील से हम लोग किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जेनेटिक्स में दोस्तों, ठीक है। अब आइए समझते हैं एक्वायर्ड करेक्टर क्या होता है। एक्वायर्ड करेक्टर कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में, यानी पीरियड ऑफ अपने लाइफ टाइम में जो भी करेक्टर को एक्वायर करता है, अचीव करता है, उस करेक्टर को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्वायर्ड करेक्टर। यानी कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में किसी करेक्टर को यदि एक्वायर्ड करता है तो वैसे करेक्टर को एक्वायर्ड करेक्टर बोलते हैं।
और जो भी हम अपने लाइफ टाइम में, कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में किसी भी करेक्टर को एक्वायर्ड जब करता है तो वो कहा जाता है उसके सोमैटिक सेल में होता है। और जैसा कि हम लोग दोस्तों वेरिएशन में पढ़ चुके हैं कि सोमैटिक चेंज में होने वाले वेरिएशन या सोमैटिक सेल में कोई भी करेक्टर यदि एक्वायर्ड करते हैं तो जर्मिनल सेल के डीएनए में पास नहीं होता है। और जब तक कोई भी चीज जर्मिनल सेल के डीएनए में पास नहीं होगा तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफर नहीं होगा। यानी एक्वायर्ड करेक्टर ट्रांसफरेबल नहीं होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे मान लो कोई आदमी फास्टिंग करता है तो उसका वेट लॉस होगा, कम वेट, तो कम वेट वाला आदमी का बच्चा कोई जरूरी नहीं है कि कम वेट का ही पैदा होगा, ठीक है। किसी का मान लो टेल कट गया, हेड इंजरी हो गया, पैर टूट गया, तो उसका बच्चा जो होगा नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं है कि पैर टूट गया उसका बच्चा भी पैर टूटा हुआ पैदा होगा, ठीक है दोस्तों। ये सभी करेक्टर को एक्वायर्ड करेक्टर बोलते हैं, ये इनहेरिटेड करेक्टर नहीं होता है। अब ये इनहेरिटेड करेक्टर क्या होता है? द ट्रेट दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट आर कॉल्ड इनहेरिटेड करेक्टर। इनहेरिटेड करेक्टर वह करेक्टर होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफरेबल होता है। जैसे इसका एग्जांपल है हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, ये सभी क्या है? इनहेरिटेड करेक्टर होता है दोस्तों, ठीक। अब आइए दोस्तों थोड़ा समझते हैं कि ट्रेट भी जो आप हम लोग समझे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इसमें क्या है कि जैसे कैपिटल टी एक डोमिनेंट करेक्टर है, स्मॉल टी एक रिसेसिव करेक्टर है। तो हम लोग आगे देखेंगे डोमिनेंट करेक्टर क्या होता है, रिसेसिव करेक्टर क्या होता है। डोमिनेंट करेक्टर वो होता है जो अपने आप को शो कर देता है जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है, और जो अपने आप को शो नहीं कर पाता है उसको रिसेसिव करेक्टर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि जो पाइजम सर्टाइजम मेंडल के द्वारा लिया गया था उसमें कुछ डोमिनेंट ट्रेट और कुछ रिसेसिव ट्रेट को समझते हैं। जैसे करेक्टर देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लावर कलर है। अब फ्लावर जो कलर होता है, जो गार्डन पी का जो फ्लावर का कलर होता है वायलेट कलर अधिकतर फ्लावर में होता है, इसलिए ये डोमिनेंट ट्रेट है। जबकि व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर क्या था? रिसेसिव ट्रेट था। ये सब याद रखिएगा आपको। फ्लावर पोजिशन, एक्सियल पोजिशन डोमिनेंट पोजिशन था, जबकि टर्मिनल पोजिशन फ्लावर का रिसेसिव था। सीड कलर येलो डोमिनेंट था, जबकि ग्रीन सीड कलर रिसेसिव। सीड का शेप जो होता है राउंड डोमिनेंट होता है, जबकि रिंकल सीड शेप रिसेसिव होता है। पोड शेप जो होता है इनफ्लेटेड डोमिनेंट होता है, जबकि कंस्ट्रिक्टेड पोड शेप रिसेसिव होता है, ठीक है दोस्तों। पोड का कलर ग्रीन कलर जो होता है, पोड का कलर वो डोमिनेंट होता है, जबकि येलो पोड का कलर रिसेसिव ट्रेट होता है दोस्तों। हाइट ऑफ प्लांट टॉल, जिसको कैपिटल टी से दिखाते हैं, ये आपका डोमिनेंट करेक्टर होता है एंड ट्रेट होता है, जबकि ड्वार्फ जिसको स्मॉल टी से दिखाते हैं जो कि रिसेसिव ट्रेट होता है दोस्तों। तो किसको डोमिनेंट किसको रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं? हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब कोई ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन जब कोई ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उस ट्रेट को बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो ट्रेट अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको दोस्तों बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। जैसे हाइट को लेकर देखेंगे तो कैपिटल टी एक डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि स्मॉल टी एक रिसेसिव ट्रेट है। इसीलिए कैपिटल टी स्मॉल टी का जो कॉम्बिनेशन में आप देखोगे प्लांट लंबा ही दिखेगा, ड्वार्फ नहीं दिखेगा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या होता है? डोमिनेंट होता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। अब मेंडल एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था? जैसे बता चुके हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट मटेरियल मेन रूप से गार्डन पी था, ठीक है, और उसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट मटेरियल के रूप में चूज किया था। अब मेंडल गार्डन पी को ही क्यों चूज किए? क्योंकि गार्डन पी में क्या होता है, बहुत सारे डिटेक्टेबल देखने लायक कंट्रास्टिंग करेक्टर अवेलेबल थे, जिसको हम आसानी से अपने आंखों से देख सकते थे, जो कि अवेलेबल था, ठीक है। जो कि आप ये सातों आप करेक्टर को देखे हैं, जो कि ये गार्डन पी एक ही प्लांट में ऐसा चीज संभव है, इसीलिए गार्डन पी को उन्होंने चूज किया। दूसरा, गार्डन पी का लाइफ स्पेन जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, छोटा होता है, इसीलिए गार्डन पी को उन्होंने चूज किया। आप सोचो यदि कोई ऐसा प्लांट चूज कर जिसका 2 साल 3 साल लाइफ स्पेन हो, तब तो उसको करेक्टर को ही समझने में, उसके एक्सपेरिमेंट को ही समझने में बहुत सारा समय लग जाएगा, 20 साल 50 साल का समय लग जाएगा, जबकि एक आदमी का लाइफ क्या 50-60 साल होता है। तो वैसे प्लांट को तो यदि मेंडल चूज करते तो फिर उनका एक्सपेरिमेंट ही हो पाना संभव नहीं था, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ही नहीं आ पाता सही समय पे। इसीलिए उन्होंने गार्डन पी को चूज किया, क्योंकि उसकी लाइफ स्पेन कम होता था, इसलिए बहुत सारा जनरेशन में क्रॉस करा करके देखना संभव था गार्डन पी के केस में, ठीक। नॉर्मली अलाउड, जबकि गार्डन पी का एक और खासियत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों घटना संभव है, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों किसी फ्लावर में यदि मेल और फीमेल दोनों पार्टनर हो, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तो वहां पे जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाली रिप्रोडक्शन होगी। जबकि यदि एक फ्लावर में मेल पार्टनर हो, दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्टनर हो, तो वहां पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाता है दोस्तों। ये दोनों ही प्रकार का फर्टिलाइजेशन का मोड अवेलेबल होता है गार्डन पी में।
तो चौथा कारण है गार्डन पी को सिलेक्ट करने का, क्योंकि लार्ज नंबर में सीड यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग शेप का, रिंकल शेप का, राउंड शेप का सीड प्रोड्यूस होते हैं। यह भी एक कारण था गार्डन पी को सिलेक्ट करने के पीछे। ठीक है, और इस प्रकार के मेंडल ने गार्डन पी में बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को कराए, क्रॉस पोलिनेशन करा कर, और उनका सबसे बड़ा खासियत था कि वो अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक करेक्टर को एक समय पर लेकर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। ये ध्यान रखिएगा, स्टडी वन करेक्टर एट ए टाइम ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट बाय द मेंडल। दोस्तों अब आइए दोस्तों हम लोग क्रॉसिंग को देखते हैं। सब तो क्रॉसिंग आपके क्लास में मेनली दो प्रकार का क्रॉसिंग पढ़ना है, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है। मोनो का मतलब दोस्तों एक यहाँ पे क्या करेक्टर, माने यदि एक करेक्टर को लेकर के प्लांट का यदि हम क्रॉसिंग कराएं तो ऐसे क्रॉसिंग क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है दोस्तों। यानी क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट विथ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर इज कॉल्ड अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल क्रॉस बिटवीन टाल एंड ड्वार्फ प्लांट, एक एग्जांपल है मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन राउंड एंड रिंकल शेप ऑफ द सीड। ये सभी क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है। यानी क्रॉसिंग बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दोस्तों आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे मेंडल ने करवाया। हम लोग इसी एग्जांपल के देखते हैं, क्रॉसिंग बिटवीन टाल एंड ड्वार्फ प्लांट को। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पेरेंट के एलिलिक पेयर ऑफ जीन को देखते हैं, यानी पहले पेरेंट के ट्रेट को देखते हैं। टॉल प्लांट के लिए जो प्योर टॉल प्लांट, जैसे कैपिटल टी, ये एक प्योर टॉल प्लांट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों ट्रेट कैपिटल टी है। यहाँ पे एक प्योर ड्वार्फ प्लांट को देखते हैं, जिसके हम दिखाते हैं स्मॉल टी, यानी ये प्योर ड्वार्फ प्लांट है, क्योंकि ये भी एक स्मॉल टी का होमोजाइगस कंडीशन है। इस प्रकार का प्योर टॉल प्लांट, एक प्योर ड्वार्फ प्लांट को एज ए पेरेंट लेते हैं और इसके बीच में हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए कैपिटल टी, हम लोग जाते हैं कि जब गैमेट बनता है तो वहां पर रिडक्शनल डिवीजन होता है, और यहाँ पे देखिए गैमेट आपका कैपिटल टी कैपिटल एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, यहाँ भी एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। इनके बीच में यदि इस प्रकार देखिए क्रॉसिंग कराएंगे तो हमको कैसा F1 जनरेशन में ऑफिसरिंग मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का मिलेगा। और हम बता चुके हैं कैपिटल टी डोमिनेंट ऊपर स्मॉल टी होता है। इसका मतलब कैपिटल टी का जो भी करेक्टर होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो एक्सप्रेस करेगा, जबकि स्मॉल टी का करेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे कैपिटल टी को डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे, जबकि स्मॉल टी को यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट बनाएगा। स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी का जो पेयर होगा देखने में एग्जैक्ट अपने टॉल प्लांट के पेरेंट्स की तरह ये दिखेगा। यानी यहाँ पे सभी प्लांट कैसे मिलेंगे, ऑल प्लांट आर टॉल सेम लाइक एज ए टॉल पेरेंट्स। ठीक है दोस्तों, यानी F1 जनरेशन में जो आपको जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का मिलेगा, और ये देखने में एग्जैक्टली अपने टॉल पेरेंट्स की तरह होंगे दोस्तों। आप क्या देंगे, इनके इन्हीं से अब क्रॉसिंग करा देंगे सेकंड जनरेशन में, इसी को बोलते हैं सेल्फिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 गैमेट्स, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में यदि क्रॉसिंग करा दें इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे पहले हम गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी दो प्रकार का गैमेट यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसलिए यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का गैमेट बनेगा। और हम जानते हैं गैमेट का भी तो क्रॉसिंग कराते हैं हम लोग। तो आइए यहाँ पे हम लोग ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर, इसको पनेट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी रखते हैं, फिर यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, फिर इनका क्रॉसिंग कराते हैं कैपिटल टी प्योर टॉल प्लांट मिला, फिर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आप जानते हैं सभी टॉल प्लांट हो गई है, बट जेनेटिक लेवल पे इससे अलग है, थोड़ा सा हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है। जबकि यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, ये प्योर ड्वार्फ प्लांट मिला, तो ये होमोजाइगस कंडीशन मिला स्मॉल टी का, और यहाँ पे ये हाइब्रिड कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। यानी यहाँ पे देखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी तीनों ही ये लंबे प्लांट होंगे, जबकि एक प्योर ड्वार्फ प्लांट मिला। तो यानी कि जो देखने में ये तीनों ही प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी ये तीनों ही प्लांट देखने में एक जैसे होंगे लंबाई में, इनके देखने वाली करेक्टर में कुछ भी आपको चेंजिंग नहीं दिखेगा, तीनों एक जैसे सारे रिस्पेक्ट में दिखेंगे। जबकि ये प्योर ड्वार्फ प्लांट सेम यहाँ पे जो पेरेंट जो है ड्वार्फ प्लांट उसके जैसे एग्जैक्ट दिखेंगे। तो फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप का मतलब जो आंखों से देखने वाले करेक्टर, जो हमारे आंखों से दिखाई देता हो प्लांट के अंदर करेक्टर को, उन सभी करेक्टर को फिनोटाइपिक करेक्टर बोलेंगे। बट दोस्तों जो हमारे आंखों से दिखाई ना देता हो उन सभी करेक्टर को जीनोटिपिक करेक्टर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिनोटिपिक तरीका से देखेंगे तो ये तीनों प्लांट जो है एक जैसे माने अपने पेरेंट्स तरह लंबे दिखाई देंगे, यानी टॉल दिखेंगे, और ये प्योर ड्वार्फ है, यानी कि टॉल इंटू ड्वार्फ का जो रेशियो मिलेगा यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, क्योंकि 3 प्लांट लंबे है और 1 प्लांट ड्वार्फ है। जबकि जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो कैपिटल टी एक जीन है, दूसरा जीन
और 2 प्लांट का जीन कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक जीन स्मॉल टी है। इनका यदि रेशियो लेंगे तो 1:2:1 मिलेगा। यानी कि आप याद रखिएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, यानी टल इज टू ड्वार्फ का रेशियो 3:1 होता है, जबकि जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। याद रखिएगा डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट कौन, राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन, वायलेट, व्हाइट, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, ठीक, पोर्ट कलर, ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल टर्मिनल, ये सभी चीजें ध्यान में रखिएगा। अब आइए जैसा कि दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी इसको बोलते हैं, ये क्या है, कैपिटल टी दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट है और ये स्मॉल टी दोनों ही रिसेसिव ट्रेट है, ठीक। इस कंडीशन को, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के करेक्टर को यदि हम दिखाते हैं तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन ऑफ द करेक्टर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप से दिखाते हैं, इसमें एक डोमिनेंट करेक्टर है एंड ट्रेट है और एक रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। और इस कंडीशन को इस प्रकार से यदि हम किसी करेक्टर को दिखाते हैं तो हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, यानी हाइब्रिड कंडीशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक। ये तो हम जान ही गए। फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड का 3:1, जीनोटाइपिक 1:2:1 होता है दोस्तों। और हमको ये पता चल चुका है कि फिनोटाइप में फिजिकल अपीयरेंस जो होगा टॉल और शॉर्ट दोनों प्रकार के प्लांट दिखेंगे, जबकि जीनोटिपिक मेकअप में कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप से जीन हमको दिखाई देंगे, ट्रेट हमको दिखाई देंगे। अब आइए ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या हम ऑब्जर्व किए। तो सबसे पहले ऑल F1 जनरेशन वे टॉल, ये हमको मिला। F1 जनरेशन के सभी प्लांट कैसे थे, टॉल थे और कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के उनका जेनेटिक मैप था, ठीक है दोस्तों। नो मीडियम हाइट प्लांट, वहां पे किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट टाइप का हाइट का प्लांट हमको नहीं दिखाई दिया, ठीक। F1 जनरेशन का हमारा ऑब्जर्वेशन है जो कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब F2 जनरेशन में 1/4 वर शॉर्ट जबकि 3/4 वर टॉल हम लोग देख चुके हैं। F2 जनरेशन का जो हमारा फिनोटाइप है 3:1 है, यानी 3 प्लांट लंबे थे जबकि एक प्लांट शॉर्ट थे, ठीक, ठीक है। तो आप जानेंगे फिनोटिपिक रेशियो F2 का 3:1, टॉल इज टू शॉर्ट 3:1, जबकि जीनोटिपिक 1:2:1, ये ध्यान रखिएगा। आइए हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कंक्लूजन क्या मिला, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर द टॉल प्लांट while small t is a short plant, तो पहले से हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पर कह रहा है सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज एनफ टू मेक द प्लांट टॉल। आपको जैसा कि मैं बताता हूँ कैपिटल टी क्या होता है कैपिटल टी जो ट्रेट होता है वो डोमिनेंट ट्रेट होता है, वो कहीं अकेला रहे तो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, या अपने पेयर में रहे तो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ रहे तो भी कैपिटल टी अपने ही करेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, यानी लंबाई वाले करेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। कैपिटल टी के साथ है तो भी प्योर लंबाई वाला ही करेक्टर है, दोनों ही प्लांट का लंबाई सेम होगा दोस्तों। अब करेक्टर और ट्रेट लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट, जैसे कि पहले बता चुका हूं, बिकॉज इटसेल्फ इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड स्मॉल टी आर द रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि ये दोस्तों हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए इसको रिसेसिव ट्रेट भी बोलते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। डाई मतलब दो, हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉसिंग, यानी हम लोग दो करेक्टर को, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर को यदि हम लोग अपने क्रॉसिंग में लें तो उस तरह के क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी क्रॉस बिटवीन टू प्लांट हैविंग टू पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग करेक्टर इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो करेक्टर को एक साथ लेना है, एक प्लांट के दो करेक्टर को एक साथ लेकर हमको क्रॉसिंग कराना है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। आगे पेरेंट क्या देखें, जैसे राउंड और ग्रीन सीड वाले सीड को लिए, वैसा सीड जो उसका शेप कैसा हो, राउंड हो और कलर कैसा हो, ग्रीन हो, जिसको कैपिटल आर अब ध्यान दीजिएगा कैपिटल आर राउंड के लिए है और कैपिटल आर क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि ग्रीन के लिए स्मॉल वाई लिए हैं। स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन कलर जो था सीड का वो रिसेसिव था, ठीक है, जबकि यहाँ पे रिंकल्ड येलो सीड, रिंकल जो शेप था सीड का वो रिसेसिव था, जबकि येलो कलर सीड का येलो कलर डोमिनेंट है, जिसको कैपिटल वाई से ध्यान दिखाए हैं दोस्तों। आप पहले ये ध्यान रखिएगा कैपिटल आर से हम लोग राउंड शेप के सीड बोल रहे हैं जो कि एक डोमिनेंट है, कैपिटल वाई से येलो कलर का सीड जो कि एक डोमिनेंट कलर है, स्मॉल वाई से ग्रीन सीड जो कि एक रिसेसिव ट्रेट है, जबकि स्मॉल आर से रिंकल सीड जो कि एक रिसेसिव ट्रेट है। यानी कि अल्फाबेटिकली जो कैपिटल में लिखते हैं तो उसको आप डोमिनेंट समझिएगा और अल्फाबेटिकली जो स्मॉल लेटर में लिखा गया है उसको आप रिसेसिव समझिएगा। यहाँ पे कैपिटल वाई का मतलब येलो, स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन, कैपिटल आर का मतलब राउंड, स्मॉल आर का मतलब रिंकल समझिएगा, ठीक है। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई से यदि हम गैमेट बनाए तो कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ पे गैमेट बनेगा,
जबकि यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई टाइप का गैमेट बनेगा दोस्तों। अब इनका क्रॉसिंग यदि कराएंगे तो हमारा प्लांट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई टाइप का प्लांट बनेगा। जैसा आपको मैं बता चुका हूँ, कैपिटल आर का मतलब डोमिनेंट होता है स्मॉल आर के ऊपर, और कैपिटल आर राउंड होता है। तो ये कैसा शेप दिखेगा, राउंड, और सीड का कलर कैसा दिखेगा, येलो, क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई। ठीक है, तो F1 जनरेशन में आपको कैसा सीड दिखेगा, राउंड और येलो दिखेगा, और सभी सीड राउंड दिखाई देंगे और सभी का कलर येलो दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब इनका क्या करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई का सेल्फिंग कराएंगे, उनका आपस में मतलब क्रॉस कराएंगे। ठीक, तो कैपिटल वाई का यदि हम गैमेट बनाएं तो आपका कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप का, यानी 4 प्रकार का गैमेट मिलेगा। फिर यहाँ भी 4 प्रकार के गैमेट मिलेगा, और फिर इन सभी गैमेट का क्या करेंगे, क्रॉसिंग कराएंगे। ठीक, आइए पनेट स्क्वायर पे देखिए, चूंकि पनेट स्क्वायर से हमें आसान हो जाता है क्रॉसिंग कराना गैमेट को। यहाँ पे देखिए सभी गैमेट को हॉरिजॉन्टल और सभी गैमेट को वर्टिकल पे लिख करके फिर इनका क्रॉसिंग कराते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए F2 गैमेट का क्रॉसिंग कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉसिंग कराएंगे इस प्रकार का, फिर इसका और इसका कराएंगे तो फिर इस प्रकार का मिलेगा। इस प्रकार से हमको एक पनेट स्क्वायर आपको ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये देखते हैं हम लोग देखते हैं अब फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। राउंड और येलो टाइप के आपको जो सीड मिलेंगे 9 होंगे, जबकि राउंड ग्रीन टाइप के सीड 3 होंगे, जबकि रिंकल येलो टाइप के सीड आपको 3 होंगे, और रिंकल ग्रीन टाइप का रिसेसिव सीड आपको 1 होगा। यानी यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा 9:3:3:1 होगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं हम लोग अपने क्रॉसिंग का ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्या हम लोगों ने पाया अपने क्रॉसिंग में। यदि ध्यान से हमारी बातों को सुना हो तो ये सभी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ। अब देखिए पहला ऑब्जर्वेशन, व्हेन कैपिटल आर स्मॉल and small y was crossed with the small r capital y in the F1 generation। हम लोग यही तो लिए हुए हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉसिंग कराए थे स्मॉल आर कैपिटल वाई से। ठीक, ऑल ओवर कैपिटल आर स्मॉल वाई टाइप का हम लोग को F1 जनरेशन मिला था, जो कि राउंड और येलो सीड वाले मिले थे हम लोग को दोस्तों। ठीक है, फिर इनको जो कैपिटल आर स्मॉल वाई टाइप के जो हमारे प्लांट थे राउंड और येलो कलर के, उनका क्या कराए, हम लोग सेल्फिंग कराए। तो हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 टाइप का फिनोटाइपिक रेशियो हम लोग को मिला दोस्तों। अब कंक्लूजन इसका क्या रहा डाइहाइब्रिड क्रॉस का, सबसे पहला राउंड एंड येलो सीड आर डोमिनेंट करेक्टर। हम लोग ये कंक्लूजन मिला, ये रिजल्ट हम लोग यही मिला कि राउंड शेप का सीड और येलो कलर का सीड क्या थे, डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड रिंकल सीड। ठीक है, occurrence of the new phenotypic combination show that the gene of the round and yellow seed are inherited independently of the each other। ठीक है, और यहाँ पे करेक्टर जो सेग्रीगेट हो रहे हैं एक दूसरे से, जब सेपरेट हो रहे हैं, जो कभी तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सेपरेशन का तरीका कैसा है, इंडिपेंडेंट तरीका से, किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है। यानी करेक्टर यदि सेग्रीगेट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इंडिपेंडेंटली होता है, किसी से डिपेंडेंट होकर वो सेग्रीगेट नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन को समझते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्चुअली हम लोग ऑफस्प्रिंग का सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से स्टडी करते हैं, उसका उसी को पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन में दोस्तों। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के दोस्तों 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो इन्वायरमेंटल होता है, एक जेनेटिक फैक्टर होता है दोस्तों। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है लाइक अ टर्टाइल एग में, क्योंकि टर्टाइल एग जो होता है, जो टर्टल का फर्टिलाइज एग होता है, किसी खास टेम्परेचर पे अपने आप को मेल के तरफ बिहेव करता है, या किसी खास टेम्परेचर वो फीमेल के तरफ बिहेव करता है। यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है इनका फर्टिलाइजर कि कब वो मेल के तरफ बिहेव करे या कब वो फीमेल के तरफ बिहेव करे। तो इस प्रकार की इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन बहुत कम केसों में। जबकि जेनेटिक फैक्टर मेन होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। इन सम एनिमल लाइक ह्यूमन, हम लोग के केस में जेनेटिक फैक्टर ही होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी लोगों को मालूम है कि हम ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम होता है, जिसमें 20 शुरू के 1 से लेकर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, ऑटोजोम होता है, जबकि हमारा 23वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। यानी कि ह्यूमन के केस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि वहां पे जो होता है फीमेल में तो XX टाइप का होता है, जबकि मेल में हम XY से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी फीमेल और मेल के यदि क्रोमोसोम यदि डिफर करता है तो वह 23rd पेयर पे डिफर करता है। उसी डिफरेंस के आधार पे हम लोग 23rd पेयर को क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि उस डिफरेंस को देख करके हम बोल सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। यदि 23rd पेयर के क्रोमोसोम में यदि एग्जैक्ट दोनों ट्रेट सेम हो तो हम फीमेल बोलेंगे, यदि दोनों ट्रेट अलग अलग हो XY टाइप का हो तो उसको हम लोग दोस्तों मेल बोलते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, आउट ऑफ द 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड ऑटोजोम्स
एंड द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट हेल्प टू डिसाइडिंग द जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम दोस्तों। ठीक है, आपको देख रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव में एक्स एक्स फीमेल के लिए दिखाया गया 23rd पेयर को, जबकि एक्स वाई से हम लोग मेल को दिखाते हैं। यहाँ पे एक्स वाई दिखाने का मतलब डिफरेंस को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों क्रोमोसोम का जो ट्रेट है अलग अलग है मेल के केस में 23rd पेयर क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स अब 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम से सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से करते हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं। अब आइए सबसे पहले हम लोग पेरेंट को देखते हैं, फादर को, और इधर मदर को रखे हैं। फादर चूंकि मेल होते हैं इसलिए यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम को एक्स वाई से दिखाए हैं, ये 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। जबकि मदर का 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक्स एक्स से दिखाए हैं, माने दोनों सेम होता है। अब रिप्रोडक्शन के दौरान जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो हम जानते हैं कि जो ट्रेट होता है वो सेपरेट होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। एक्स और वाई दो प्रकार का मेल का गैमेट होगा, जबकि फीमेल का जो ओवम होगा वो जो गैमेट होगा वो एक्स एक्स टाइप का होगा, मैंने सेप टाइप का ही गैमेट होगा फीमेल के केस में। जबकि मेल के केस में गैमेट अलग अलग संभव है, एक एक्स और दूसरा वाई टाइप का। अब यदि दोस्तों एक्स का कॉम्बिनेशन एक्स के साथ हो तो फीमेल होगी, फिर इस एक्स का इस एक्स के साथ यदि कॉम्बिनेशन हो तो फिर से फीमेल होगी। यदि वाई का एक्स के साथ कॉम्बिनेशन हो तो एक्स वाई टाइप का होगा, फिर इस वाई का फिर इस एक्स के साथ कॉम्बिनेशन हो तो एक्स वाई टाइप का। इस प्रकार से देखते हैं कि 50% ऑफ स्प्रिंग जो चाइल्ड होता है वो फीमेल होती है, जबकि 50% मेल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि लड़की होने के चांसेस 50% होता है, लड़का भी होने के चांसेस सेक्स डिटर्मिनेशन में 50% होता है। फिर भी हमारे समाज में एक मिथ है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसा मान के चलते हैं कि लड़का होगा या लड़की या औरत पे डिपेंड, कि साइंस बिल्कुल दोस्तों उससे अलग है। लड़का या लड़की होना फीमेल पे डिपेंड नहीं करता है, मदर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उनके पास 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम दोनों ही ट्रेट सेम टाइप का होता है। जबकि मेल के केस में 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप का होता है, इसलिए लड़का होगा या लड़की ये फादर पे डिपेंड करता है, मदर पे डिपेंड नहीं करता है। इस चीज को साइंस मान के चलती है दोस्तों, और यही साइंस है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, लड़का होना या लड़की होना बिल्कुल मेल पार्टनर पे डिपेंड करता है, फीमेल पार्टनर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आपके 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जो डिफरेंस आता है वो मेल की तरफ से आता है, फीमेल की तरफ से नहीं आता है दोस्तों। और मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स वाई टाइप का होता है, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स टाइप का होता है दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम लोग दोस्तों समझते हैं लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान दोस्तों 3 प्रकार के लॉ दिए, एक दो लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोस्तों। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है दोस्तों कि दैट अ जीन हैज टू कंट्रास्टिंग एलील एंड वन ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोस्तों जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है उस ट्रेट को हम लोग डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको दोस्तों हम लोग रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है करेक्टर का लंबाई का एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के प्लांट क्या थे, अपने लंबे पेरेंट के तरह थे, बिल्कुल ही देखने में अपने जो उनके लंबे पेरेंट थे उसके तरह थे। तो यहाँ पे स्मॉल टी तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर चुके, स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फ होता है, और कैपिटल टी अपने आप को दिखा दिया, शो कर दिया अपने करेक्टर को, यानी कैपिटल टी क्या हुआ, डोमिनेंट करेक्टर हुआ, जबकि स्मॉल टी रिसेसिव करेक्टर हुआ दोस्तों। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोस्तों ये कहता है कि द ट्रेट गेट सेपरेटेड कंप्लीटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट विदाउट एनी मिक्सिंग। जो ट्रेट होते हैं दोस्तों वो सेग्रीगेट करते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान विदाउट किसी प्रकार के मिक्सिंग है, कोई भी अलील एक दूसरे से इंटरमिक्स नहीं करेगा, बिना मिक्सिंग के जो होते हैं गैमेट्स एक दूसरे से सेपरेट करते हैं दोस्तों। जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जो गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सेपरेट करते हैं वो कैसे सेपरेट करते हैं, इंडिपेंडेंट तरीका से सेपरेट करते हैं। यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेड दैट द ट्रेट कैन बी सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दोस्तों। ये रहा हमारे मेंडल के 3 लॉ दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि हमारे चैनल पर आज पहली बार यदि आए हों आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सर्कुलेट कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंच सके। थैंक यू।